हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह 10 दिन की मैराथन श्रृंखला चलाई गई है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो अभी हमने इसको 12 दिसंबर से शुरू किया हुआ था और हमारा ये टारगेट है कि 21 दिसंबर तक आपको फुल टू रिवीजन कराना है। यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने सब्जेक्ट हैं उनका A to Z रिवीजन, साथ ही साथ में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 12 जो दिसंबर था उस दिन कंप्लीट किया। 13 दिसंबर को हमने पॉलिटी को पूरा ओवरऑल अच्छे से कंप्लीट किया। फिर आपका 14 दिसंबर को इंडियन ज्योग्राफी, 15 दिसंबर को हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा और 16 दिसंबर को हमने भारत में साइंस के बारे में पढ़ा, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेगमेंट को ऑल ओवर कवर किया। आज जो हमारा सेशन जो चल रहा है वो 17 दिसंबर का टारगेट है हिस्ट्री का, जिसमें 17 दिसंबर के अंतर्गत हमने इसको पार्ट के में डिवाइड करके पढ़ाया था। तो पहला वाला जो पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का, उसको हमने 17 दिसंबर को डाला और आपका सेकंड पार्ट, पहला पार्ट आपको दोपहर में 12-1 बजे डाला था और शाम में ये डाला 9 बजे के आसपास। तो ये आपके 17 दिसंबर को एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री कवर होता है। आज है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें जितना भी आपके सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को इसमें लिया जाएगा, ताकि आपका हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। अब आज ही आपका टारगेट है 18 दिसंबर का, यानी कि जो हमारा वो टारगेट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं। तो वो जो टारगेट है 18 दिसंबर को इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अपलोड करने का, तो वो आपको शाम में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 8-9 बजे आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आपका 18 तक में जितना भी जीएस का सेक्शन है वो कवर होता है। फिर 19 को आते हैं हम करंट अफेयर की ओर। पहले 19 को हम करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर को कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे 20 को यूपी स्पेशल और यूपी का करंट अफेयर। फिर 22 को हमारा 21 को हमारा महाअभ्यास का सेशन होगा, जिसके अंतर्गत टोटल 1500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ये टोटल 10 दिन का टारगेट है। इसी टारगेट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के जितने भी लेक्चर हैं नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 10 डेज 10 मैराथन करके, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और A to Z जितने भी लेक्चर हैं सभी को देखें। आज का जो हमारा पार्ट आता है वो आता है आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो इसको पढ़ने के पहले इसके पहले नंबर पर टॉपिक जान लेते हैं कि किन किन टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं, पहला उत्तर मुगलकालीन शासक के बारे में कि उत्तर मुगलकालीन शासक कौन रहे। जैसे हमने जो मध्यकालीन भारत को कंप्लीट किया तो मुगलकालीन यानी कि 1707 तक औरंगजेब के शासनकाल तक कवर किया। फिर उसके बाद 1707 के बाद कौन कौन से मुगलकालीन शासक आए। फिर बाद में भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और ब्रिटिश विस्तार एवं युद्ध कौन कौन से हुए, इन सब में जानेंगे। प्रमुख गवर्नर और वायसराय के बारे में ओवरऑल एक डेटा जानेंगे कि किस गवर्नर के कार्यकाल में कौन से कार्य हुए, क्योंकि कार्यों के बारे में पूछ लेता है कि ये कार्य किस गवर्नर के समयकाल में किया गया। तो इसमें एक शॉर्ट नोट्स में ही पूरा पहले गवर्नर दिए गए हैं, फिर आपके वायसराय दिए गए हैं, ताकि आपको ये रहे कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप शॉर्ट टर्म में उसका याद रख लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी होती है। तो इसमें कवर किया जाएगा। फिर आते हैं हम विद्रोह की ओर, जिसमें आपका जनजातीय विद्रोह कवर किया जाएगा। फिर धार्मिक या नागरिक विद्रोह, उसके बाद कृषक विद्रोह के बारे में मैप के माध्यम से इनको समझाया जाएगा कि कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ, कौन इसके नेतृत्व करता रहे और कौन इसके प्रमुख रहे। तो इसमें इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। फिर 1857 की जो महान क्रांति हुई, इसको पहले डिटेल में पढ़ा जाएगा, फिर मैप के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे इस तरीके से ये आपके गवर्नर जनरल के बारे में है, ये इस तरीके से मैप के माध्यम से आपको प्रमुख विद्रोह के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारी प्रारूपित जो रूपरेखा है उसको इस रूपरेखा के अंतर्गत कवर करते हैं। और फिर आपका लास्ट में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो शुरू करेंगे वो टोटल 1857 से 1947 तक के जितने भी फैक्ट हैं उन सबको एक साथ दिया गया होगा कि सीक्वेंस वाइज आपका जिस तरीके से 1858 से जो प्रशासनिक क्रिया, जो राजनीतिक क्रिया, जो आर्थिक कार्यकलाप और संघर्ष शुरू होते हैं,
उन सबको एक सीक्वेंस वाइज कवर किया जाएगा। तो ये हमारी रूपरेखा है। इस रूपरेखा के अंतर्गत हम आज आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक उत्तर मुगलकालीन शासक के बारे में। तो उत्तर मुगलकालीन शासक के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं शासक बहादुर शाह, फिर आते हैं जहांदर शाह, फिर आते हैं फर्रुख सियार के बाद आते हैं मोहम्मद शाह, फिर आते हैं अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय और फिर आते हैं आपके अकबर द्वितीय, इसके बाद बहादुर शाह जफर। तो ये प्रमुख उत्तर मुगलकालीन शासक हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इनके मुगल शासक के क्या पूर्व नाम थे और इनके समय काल में क्या विशेषताएं इंपॉर्टेंट है और किसको क्या कहा जाता है, क्योंकि नामों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका घृणित कायर किस शासक को कहा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब के नाम दिए गए हैं। बहादुर शाह जो आते हैं, बहादुर शाह जो 1707 से 1712 ईस्वी तक रहे, इनका पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम, यानी कि उपनाम शाह बेखबर से इन्हें जाना जाता था। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। तो जहांदर शाह को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। ऐसे ही आपके इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। फर्रुख सियार को घृणित कायर कहा जाता था। फिर बाद में मोहम्मद शाह आते हैं, जिनको रंगीला कहा जाता था। और ये किस कारण इनको रंगीला कहा जाता था? सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान होने के कारण इन्हें रंगीला कहा जाता था। इन्हीं के समय काल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाले जो अंतिम मुगल शासक था वह मोहम्मद शाह था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला अंतिम मुगल शासक का नाम बताइए, और ये 4-5 मुगल शासक दे दिए जाएं, तो आपको किसको लगाना है? मोहम्मद शाह को। फिर आते हैं अहमद शाह, इसके बाद आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय जो आते हैं उनके समय में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर आते हैं अकबर द्वितीय, फिर आते हैं बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह ये द्वितीय हैं, जिनके समय काल में ये अंतिम मुगल शासक रहे हैं। और इन्होंने जब 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इन्हें अंग्रेजों ने इन्हें को बंदी बना लिया और इन्हें रंगून भेज दिया। और लाल किला स्थित जो हीरा महल है वह बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा इनका निर्माण किया गया। तो इस तरीके से उत्तर मुगल शासक के बारे में है। अब आते हैं भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में, कि यूरोपियों के आगमन के संदर्भ में जानते हैं कि 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य एक आंतरिक रूपांतरण हुआ। तो पुनर्जागरण का एक युग आया, जिस टाइम पे भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, उसी टाइम पे एक युग की उत्पत्ति हुई और उसमें कई सारे चीज़ों का एक अभ्युदय हुआ, यानी कि उजागर हुए, यानी कि एक नए तरीके से एक नया परिवेश लिए। कि कृषि में जैसे कि अब पुनर्जागरण का जो उदय हुआ किस कारण से हुआ? कृषि में निवेश कम लाभ सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति और विस्तार होना, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण होना, ईसाई मत के प्रसार, उत्कृष्ट इच्छा, यूरोप में पुरातन व्यवस्था या सामंत व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद के स्थापित होने के कारणों से भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन जो था मार्ग प्रशस्त हुआ। तो पुनर्जागरण के अगर अभ्युदय के या उदय के कारण पूछ लिए जाएं और ये 4-5 आपको ऑप्शन में दे दिए जाएं, तो आपको ये याद रखना है कि ये प्रमुख कारण थे जिस कारण से भारत में औपचारिक शक्तियों का यूरोपीय शक्तियों का औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन हुआ और एक नई पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हुई। यूरोप में वाणिज्यिक कंपनियों का जो भारत आगमन हुआ, जिसमें सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, उसके बाद आते हैं अंग्रेज, फिर आते हैं डेन्स, फिर फ्रांसीसी। तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो पहले नंबर कौन आए? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन्स, फ्रांसीसी। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पुर्तगाली के संदर्भ में बात की जाए तो 15वीं शताब्दी में कैप ऑफ गुड की होप से होते हुए वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचता है। कब पहुंचता है? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है, जिन्होंने कैप ऑफ गुड होप की से होते हुए। पुर्तगाली गवर्नर जो आते हैं, पहले आते हैं फ्रांसिसी डी अल्मेडा, जिनके समय काल में ब्लू वाटर पॉलिसी आई। तो ये पूछ लिया जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस गवर्नर
के समय काल में आई। तो ये फ्रांसीसी डी अल्मेरा रहे जो कि पुर्तगाली हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि 1509 से 1515 तक इनका समय काल रहा, जो कि भारत में पुर्तगालियों का इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इन्हीं के समय काल में 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्हें किला छीना और कालांतर में गोवा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तीसरे पुर्तगाली शासक आते हैं नीनो डी कुन्हा, जिनका সময়काल 1519 से 1528 के बीच में रहता है। इनकी कंपनी का क्या नाम था? पुर्तगालियों की इस्तांडो दा इंडिया 1498 ईस्वी में स्थापित हुई और कोचीन में 1503 में इनकी प्रथम कोठी स्थापित हुई। तो कोचीन में 1503 में प्रथम कोठी स्थापित हुई और इनकी कंपनी का नाम इस्तांडो इंडिया 1498 ईस्वी में स्थापित हुई। फिर आते हैं डच की संदर्भ में बात की जाए तो डच 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई और यह कई स्वतंत्र समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बेरेंग दे ओट्स इंडिसे कंपनी कहा गया या VOC कहा गया। और डचों की प्रथम फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई। तो डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में स्थापित होती है। फिर आते हैं अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की। पूर्व में अंग्रेज यहाँ इंग्लैंड में व्यापार करने के मतलब कि भारत में फिर थे, मतलब कि जब वो इंग्लैंड से भारत में व्यापार करने आए हुए थे तो उनका पहला उद्देश्य व्यापार करना ही था और उन्होंने पहला कदम 31 दिसंबर 1600 को रखा हुआ था, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक चार्टर यानी कि आदेश पत्र जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूरब में व्यापार के लिए एक विशिष्ट अधिकार प्रदान किए हुए थे। और भारत में इनकी प्रथम कोठी सूरत में 1608 में स्थापित हुई, जिसकी स्थापना 1599 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर आते हैं डेन्स, जिनका जो डेनमार्क से आए हुए थे। इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में की और 1620 ईस्वी में त्रंबकोर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना को स्थापित किया। इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी, जिन्होंने लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहासकार की कई युगांतरकारी घटनाओं के क्रम और एक मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द कंपनी डेस इंडिसे ओरिएंटाले की स्थापना की। तो ये फ्रांसीसी रहे। तो इस तरीके से इनका एक क्रम रहा, इनकी ये प्रथम कोठी रही और इनके द्वारा ये कंपनियों की स्थापना की गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने भारतीयों यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ लिया। अब फ्रांसीसी युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1740 से 48 के बीच में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच होता है। तो ये तीन प्रमुख युद्ध होते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है, जिसका जो प्रारंभ है वह 1740 से 48 में बीच हुआ था, जिसका कारण क्या था इस युद्ध का कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें नेतृत्वकर्ता में फ्रांसीसी नेतृत्वकर्ता डुप्ले थे और अंग्रेजों के जो नेतृत्वकर्ता थे वह बेनेट थे। 1748 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच एक्स ला प्ला की संधि हुई, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई? एक्स ला प्ला की संधि हुई 1748 ईस्वी में। फिर आते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की ओर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1751 से 1755 की युद्ध। यह युद्ध जो था वह 1751 से 55 के बीच लड़ा गया, जिसमें हैदराबाद के निजाम की मृत्यु के बाद नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के उत्तराधिकारियों में संघर्ष छिड़ गया और अंग्रेजों ने नासिर को तथा फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर को सहयोग दिया और 1755 ईस्वी में आते अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की संधि से कर्नाटक का युद्ध फिनिश हुआ। तो 1748 में कौन सी होती है? एक्स ला प्ला की संधि, जिससे प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। द्वितीय युद्ध कर्नाटक युद्ध से होती है पांडिचेरी की संधि, जो कि 1755 में जिसमें होती है, जिससे द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो 1758 से 1763 के बीच होता है, जिसमें इसका युद्ध का जो कारण था वह यूरोप में लड़े जाने वाले सप्तवर्षीय युद्ध में प्रारंभ होने के साथ भारत में प्रारंभ हो गया। मतलब कि उस टाइम पे यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, तो इसी के संदर्भ में यहाँ भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध
प्रारंभ हो गया, जिसमें फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट लाली के द्वारा किया गया और अंग्रेजों का नेतृत्व आयरक्यूट के द्वारा कर रहे थे। और 1763 में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच पेरिस की संधि हुई और इस संधि के बाद भारत में दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। तो पेरिस की संधि हुई 1763 में यूरोप में, तो उसी संधि के साथ ही तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। तो ये तीनों कर्नाटक युद्ध थे। अब आते हैं मैसूर युद्ध के बारे में। मैसूर के संदर्भ में बात की जाए तो 1763 में मैसूर का जो शासक था हैदर अली, हैदर अली जो थे वह उनकी मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी और हैदर अली का जो उत्तराधिकारी थे वह टीपू सुल्तान हुआ करते थे। और 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, साथ ही जैकोबन क्लब का सदस्य हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसके द्वारा लगवाया गया, तो ये टीपू सुल्तान के द्वारा लगवाया गया 1787 में। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध संधि यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में होती है और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है और टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। तो चलिए जान लेते हैं इन प्रमुख युद्धों के बारे में। तो इसमें युद्धों के संदर्भ में सबसे पहले होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 69 के बीच होता है, जिसमें मद्रास की संधि होती है 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर होता है 1780 से 84 के बीच में, जिस समय पर वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। मैंगलोर की संधि 1784 में होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में होता है कार्नवालिस के समय में, इसी टाइम पे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रथम चार आंग्ल मैसूर युद्ध है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है 1767 से 69 के बीच में, द्वितीय 1780 से 84 में, तृतीय 1790 से 92, चतुर्थ होता है 1799 में। तो इस तरीके से देखा जाए तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध एक आखिरी युद्ध था जिसके दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध थे। अब आते हैं प्रमुख जैसे कि सिखों के बारे में। तो सिखों और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है लाहौर की संधि, जो 9 मार्च 1847 को होती है और भैरोबल की जो संधि होती है 22 दिसंबर 1846 को होती है। सिखों के गुरु प्रारंभ और उनके काल के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सिखों के बीच में अंग्रेजों के युद्ध हुए थे। तो उस टाइम पे सिख गुरु काफ़ी फेमस थे, जिसमें गुरु नानक, जिनकी जो प्रारंभ है, इन्होंने 1496 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये गुरु का लंगर के नाम से इन्होंने कार्य किया। बाबर और हुमायूं के समय के रहे। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का स्थापना की इन्होंने प्रारंभ किया। गुरु अमरदास तो रहे हैं, वह लवण विवाह पद्धति और अकबर के समय के रहे। रामदास के समय पे अमृतनगर की स्थापना की गई। अर्जुन के समय में आदि ग्रंथ की स्थापना जिन्हें जहांगीर के द्वारा मरवाया गया। हरगोविंद के समय पे अमृतसर की संधि हुई, किलेबंदी हुई। हर राय के समय में दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया गया। और फिर आते हरकिशन, जिनके समय में औरंगजेब के समय में तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा इन्हें मरवाया गया। और गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे, जिनमें उन्हें 5 ककार से जोड़ना यानी कि केस कच्छा कपाड़ ये सब जोड़ने के लिए इसे जोड़ा गया और इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की। तो ये गुरु गोविंद सिंह जो रहे हैं सिखों के 10वें गुरु रहे हैं, इनके बारे में आता है। अब आते हैं प्रमुख ब्रिटिश युद्ध के बारे में जान लेते हैं। इसमें साथ में ये पूरा जितने भी युद्ध है उनको एक ही पेज में दिया गया है। जैसे कि इसमें आती है एंग्लो कर्नाटक युद्ध, ये रिवीजन के बेसिस पे है। एंग्लो कर्नाटक युद्ध में फर्स्ट आते हैं एक्सलापला की संधि, यूरोप में होती है 1746 से 48 में हुआ। फिर सेकंड होता है आपका 1749 से 56 में युद्ध होता है। 1749 में अंबर या सेंट थोमे का भी युद्ध होता है और इस टाइम पे 1756 में पांडिचेरी की संधि होती है। और थर्ड आता है 1756 से 63 के बीच में संधि होती है पेरिस की। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एंग्लो कर्नाटक युद्ध है।
फिर आता है अंग्रेजों ने बंगाल विजय की, तो पहले नंबर पर प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। फिर बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना होती है 1765 से 72 में, और इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। फिर आते हैं मैसूर की ओर। ये रिवीजन ही हो रहा है, आपको पढ़ लिया गया है, फिर भी आपको एक मैप मतलब कि इस तरीके से सिनॉप्सिस बनाया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। एंग्लो मैसूर युद्ध, जिसमें फर्स्ट गवर्नर आते हैं बेरीलिस्ट के समय में 1766 से 69 में हुआ। मद्रास की संधि हुई 1769 में। सेकंड 1780 से 84 के बीच में मैंगलोर की संधि के तहत एंग्लो मैसूर हुआ, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर रहे। फिर 1790 से 92 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और फिर चतुर्थ जो मैसूर युद्ध होता है उसमें लॉर्ड वेलेजली के समय में, जो कि इसके तीसरे साल बाद होता है। और ये जो होता है 6 साल बाद हो, ये 11 साल बाद होता है। तो इसमें एज मतलब कि ईयर का भी एक बैलेंस करके बताया। एंग्लो मराठा युद्ध था, जो होता है आपका 1775 से 82 ईस्वी में। इसके सालवाई की संधि 1782 में होती है, जिससे युद्ध की समाप्ति होती है और वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बनते हैं। फिर आते हैं 1803 से 1805 में द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध होता है, जिसमें बसीन की संधि होती है। और 1883 में बसीन की संधि होती है, और गवर्नर ये इस टाइम पे वेलेजली होते हैं। फिर 1888 से 1818 के बीच में ये तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है, उस टाइम पे गवर्नर हेस्टिंग होते हैं। फिर सिंध का विलय जो होता है वो 1843 में एलनबरो के समय में होता है। फिर एंग्लो पंजाब युद्ध होता है, जिसमें पहला जो एंग्लो पंजाब युद्ध होता है उस टाइम पे जो गवर्नर रहते हैं हार्डिंग रहते हैं। लाहौर की संधि होती है 1846 में। सेकंड आता है 1848 से 1849 में, जो इस टाइम पर लॉर्ड वेलेजली के गवर्नर रहते हैं, और ये विलय हो जाता है, पंजाब का विलय हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें जितने भी ब्रिटिश कालीन युद्ध हैं उनके बारे में, ब्रिटिश विस्तार और युद्ध के बारे में एक सिनॉप्सिस में करके बताया है। और ऐसा आप भी बना सकते हैं याद करने के लिए, कि ये रहे कि जब आप पढ़ते हैं तो इसमें इस तरीके का बना रहता है, तो एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करने में आसानी रहती है। तो इस तरीके का बना लो तो याद भी रहता है कि कौन सी संधि कब हुई, कौन सा कब युद्ध हुआ। तो ये ब्रिटिश विस्तार और युद्ध के बारे में ओवरऑल दिया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रमुख गवर्नर और वायसराय के बारे में। इसमें भी ये पूछ लिया जाता है कि किस गवर्नर के काल में क्या हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम किलाइब से शुरुआत करते हैं। तो किलाइब जो होते हैं बंगाल के गवर्नर बनते हैं, जब 1757 से 60 ईस्वी में भी रहते हैं, 1765 से 67 ईस्वी में भी रहते हैं। इनके समय काल में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, जैसे कि दीवानी की समाप्ति 1765 में, इलाहाबाद की संधि होना, व्यापार समाप्ति जैसे कि नमक सुवाड़ी तंबाकू का एक अधिकार समाप्त होना, श्वेत विद्रोह होता है, द्वैत शासन होता है। फिर इसके बाद आते हैं बेंसीटार्ट आते हैं, बेरीलिस्ट आते हैं, कर्टियार आते हैं, और कर्टियार और वॉरेन हेस्टिंग। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख गवर्नर आते हैं। ये कब के गवर्नर हैं, 1774 तक के गवर्नर है, जिसमें जो बेंसीटार्ट आते हैं उनके टाइम में बक्सर का युद्ध होता है, बेरीलिस्ट के समय में द्वैत शासन, और कर्टियार के समय में प्रथम अकाल पड़ता है 1770 में, और वॉरेन हेस्टिंग के समय में द्वैत शासन की समाप्ति होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये क्लाइव, बेंसीटार्ट, बेरीलिस्ट, कर्टियर, वॉरेन हेस्टिंग है। और इसको याद करने के लिए कोए वेकला करके आप याद रख लेते हैं तो इनका सीक्वेंस याद रहेगा। कुवे वेकला मतलब कि ये किलाएब आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे बेंसीटार्ट, फिर बेरीलिस्ट, फिर कर्टियार, फिर वॉरेन हेस्टिंग। तो इस तरीके से आपको ये याद रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। ये तो गवर्नर के बारे में जाना, अब गवर्नर जनरल के बारे में, जिनकी शुरुआत कब से होती है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, जिसमें टोटल कितने गवर्नर हैं, टोटल 15 गवर्नर आते हैं। पहले गवर्नर आते हैं वॉरेन हेस्टिंग, जिसका समयकाल 1774 से 85 तक रहता है, जिन्होंने राजस्व बोर्ड की स्थापना की, भूमि सुधार किया, न्यायिक सुधार किए, जिसमें फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित हुआ। बनारस और फैजाबाद की संधि हुई, बनारस की 1773 में, फैजाबाद की 1775 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापित हुआ, और महाभियोग इन पर चलाया गया। तो ये वॉरेन हेस्टिंग के प्रमुख कार्य हैं। आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इनके वॉरेन हेस्टिंग के ये न्यायिक सुधार किसके समय काल में हुआ, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तभी इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि आपके जो भी
क्वेश्चन आए तो वो हो जाए। तो ये आती है 1786 से 1793 की ओर। तब दास व्यापार पर रोक था कार्नवालिस के समय में। सिविल एवं पुलिस सेवा, स्थायी बंदोबस्त। 1793 में कार्नवालिस संहिता लागू की गई और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। और इनकी समाधि जो है वह भारत के गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कार्नवालिस की समाधि है। तो ये कार्नवालिस के बारे में। फिर दूसरे गवर्नर जनरल आते हैं नेक्स्ट, सर जॉन सॉर, जिनका সময়काल 1793 से 98 रहता है। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति प्रारंभ की। फिर आते हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का সময়काल 1798 से 1805 ईस्वी रहता है, जिनकी सहायक संधि प्रणाली रही जिन्होंने स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद ने 1798 में, फिर मैसूर ने 1799 में, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बछेड़ी, बूंदी, भरतपुर। तो इस तरीके से सहायक संधि प्रणाली इन्होंने स्वीकार करने वाले राज्य हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में स्थापित की। फिर आते हैं सर जॉर्ज वालो, जो कि 1805 में हस्तक्षेप की नीति शुरू की। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1817 में अमृतसर की संधि हुई। फिर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, जिनका समयकाल 1813 से 1823 रहता है, जिन्होंने हस्तक्षेप नीति का परित्याग किया। और इनकी घटना में आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसमें संगोली की संधि हुई, पिंडारियों का दमन हुआ, जिसमें लुटेरे का दल था, और मराठा संघ का अंत किया गया। फिर आते हैं लॉर्ड एडम्स, जो कि 1823 से 1823 ईस्वी में हुए, जिनमें प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड एम हट्स, जो कि 1823 से 28 तक का সময়काल है, जिन्होंने अकबर द्वितीय से 1827 में बराबरी के स्तर पर मत लिया। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग के बारे में, जो कि 1828 से 1835 तक का समयकाल है। इनके सामाजिक सुधार हुए, जैसे कि सती प्रथा का अंत इनके समय में हुआ, ठगी प्रथा का अंत, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में। भारतीय रियासतों के प्रति नीति अपनाई गई और संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति भी लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में होती है। चार्ल्स मेडकॉप, जिन्होंने के समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, और इनका समयकाल 1835 से 36 रहता है। फिर आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 से 41 ईस्वी तक रहे, जिनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। त्रिपक्षीय संधि यानी कि शाह शुजा रणजीत सिंह रहे। शेरशाह सूरी मार्ग जीटी रोड बनाया गया, तो इन्हीं के समय में हुआ। फिर आते हैं लॉर्ड एलनबरो, जो कि 1842 से 1844 का समयकाल है। उनके समय में सिंध का विलय होता है और दास प्रथा का अंत होता है 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग, जिनका समयकाल 1884 से 1848 है, इनके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1846 में, जो संधि होती है लाहौर की, और नरबली प्रथा का दमन होता है, कैंपबेल की नियुक्ति होती है। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी, जिनके समयकाल रहता है 1848 से 56 ईस्वी। इनमें पंजाब का विलय होता है। इनके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। सिक्किम का 1850 में मिलता है। विभगत सिद्धांत और राज्य हड़पने की नीति होती है। सैन्य सुधार होती है। शिक्षा का विस्तार होता है। रेलवे लाइन का विस्तार होता है। विद्युत तार की शुरुआत होती है। डाक सुधार होते हैं और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इनके समयकाल में होती है। फिर आते हैं भारत के वायसराय, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा तो वो 15 थे, और वायसराय आती हैं 20, और 5 आपके गवर्नर रहे बंगाल के। इनका 1858 से 1947 तक के हैं। सबसे पहले आते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कि समयकाल 1856 से 1862 रहा, जिनके समय में 18 आईपीसी धारा, जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड, उसको 1861 में स्थापित किया गया। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63, सर जॉन लॉरेंस 1864 से 68, फिर लॉर्ड मेयो, जिनका समयकाल 1869 से 72 में, इनके समय में 1871 में जनगणना का प्रारंभ हुआ। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि 1872 से 76 तक समयकाल है। लॉर्ड लिंटन 1876 से 80 के बीच आते हैं, जिन्होंने पहला दिल्ली दरबार लगाया। राज उपाधि अधिनियम 1878 में स्थापित किया। बर्नाकुलर पेरिस एक्ट और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित किया गया। फिर आते हैं लॉर्ड क्रिपिन, जो कि 1880 से 84 के बीच। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99, लॉर्ड कर्जिन 1899 से 1905, इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16, जेम्स वुड 1916 से 21, 1921 से 26 में आते हैं लॉर्ड रीडिंग, 1926 से 31 में आते हैं लॉर्ड इरविन, और 1931 से 36 में आते हैं लॉर्ड विलिंगटन। फिर आते हैं आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम,
जिसके अंतर्गत प्रमुख गवर्नर वायसराय आए लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 44, लॉर्ड बेल 1944 से 47, 1947 से 48 में लॉर्ड माउंटबेटन और श्री राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के बीच आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये टोटल आपके वायसराय के बारे में है। फिर आपका इस तरीके से याद रखना है कि आपके टोटल जैसे कि गवर्नर रहते हैं 5 जो कि बंगाल में, 15 आते हैं गवर्नर जनरल, 20 आते हैं वायसराय। तो इनके क्रम को जिस तरीके से दिया गया है तो आप एक का क्रम याद रख लेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रमुख गवर्नर जनरल है। अब आते हैं जनजातीय विद्रोह के बारे में। जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत देखा जाए तो हमने इसको मैप के माध्यम से बताया है ताकि ये रहे कि आपको इनकी अवस्थिति भी समझ में आ जाए कि कहाँ पर कौन सा विद्रोह हुआ। यहाँ जब हम वेस्ट की ओर शुरू करते हैं तो ये राजस्थान में होता है भील विद्रोह और महाराष्ट्र में भी भील विद्रोह होता है। तो ये भील विद्रोह का नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ? जात्रा भगत और गोविंद गुरु के, और 1914 से 1915 के बीच होता है। फिर आते हैं संथाल विद्रोह जो कि भागलपुर के राजमहल में होता है, जहाँ पर संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में होता है सिद्धू कानू के नेतृत्व में। असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह होता है 1822 में। फिर आता है नागालैंड में नागा विद्रोह और कचार विद्रोह होता है, जिसमें नागा विद्रोह का नेतृत्व रोंगमई जदुनांग और रानी गेंडीगुलू करती हैं। कछार विद्रोह जो होता है उसका नेतृत्व शंभुदान करते हैं। फिर आते हैं हम छोटा नागपुर के पठार और सिंहभूमि की ओर, जहाँ पर होते हैं होम विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, जिसमें कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत करते हैं और मुंडा विद्रोह या उल गुलान विद्रोह के नाम से भी मुंडा विद्रोह को जाना जाता है, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा करते हैं। उड़ीसा में खोंड विद्रोह जो होता है वो 1840 में होता है। नीचे की ओर आते हैं तो इसमें आंध्र प्रदेश में आता है रंपा विद्रोह जो 1922-24 में होता है, इसका नेतृत्व अल्लाजी सीताराम राजू के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट धार्मिक नागरिक आंदोलन की ओर, विद्रोह की ओर। जो हम किसान मतलब कि धार्मिक या नागरिक विद्रोह में पहले रायबरेली उत्तर की प्रदेश की ओर चलते हैं तो वहाँ होता है बहावी आंदोलन, जिसके संस्थापक अब्दुल बहाव रहते हैं और इसके नेतृत्व में बहावी आंदोलन होता है। फिर यहाँ जब हम आते हैं पश्चिम पंजाब की ओर तो यहाँ देखते हैं कूका आंदोलन होता है जो कि किसानों का एक आंदोलन था और इसमें नेतृत्व भगवत जवाहरमल और राम सिंह कूका के द्वारा किया गया। फिर यहाँ आते हैं हम पश्चिमी महाराष्ट्र की ओर। जब पश्चिमी महाराष्ट्र की ओर आते हैं तो यहाँ पर सतारा विद्रोह होता है जिसका नेतृत्व प्रताप सिंह और नरसिंह दत्ता दे करते हैं। फिर आता है भील विद्रोह जिसका नेतृत्व चिन्नावा के द्वारा होता है, और फिर आता है रामोशी विद्रोह जिसका नेतृत्व चित्तर सिंह करते हैं। केरल के त्रावणकोर में बेलूटम्पी विद्रोह होता है और यह बेलूटम्पी इनका नेतृत्व करते होते हैं। तमिलनाडु में होता है पॉलीगारो का विद्रोह जो कि 1790 में होता है और बीरू ईपी कट्टबानम के नेतृत्व में ही विद्रोह होता है। फिर आते हैं हम बंगाल की ओर, तो बंगाल में होता है आपका सन्यासी विद्रोह जो 1763 से 1800 के बीच में होता है। फकीर विद्रोह जिसका नेतृत्व मजूम शाह चिराग अली शाह के दो नेतृत्व में होता है। पागलपंथी विद्रोह या पागलपंथी संप्रदाय का जो विद्रोह होता है उसमें अर्ध धार्मिक संप्रदाय होता है जो करम शाह के नेतृत्व में होता है, और फरेजी विद्रोह होता है। तो इस तरीके से बंगाल में सन्यासी, फकीर, पागलपंथी, फरेजी विद्रोह होते हैं। फिर आते हैं बंगाल की ओर, तो बंगाल में आपका होता है बंगाल में कौन सा विद्रोह होता है? बंगाल में ये विद्रोह हो गया। अब आते बिहार की ओर। बिहार में होता है चुआर विद्रोह जो कि जिसका नेतृत्व जगबंधु कर रहे होते हैं। और फिर आते हैं कुकी आंदोलन जो कि मणिपुर, त्रिपुरा और उसाई पहाड़ी क्षेत्र में होता है, जो यहाँ पर होता है कुकी जनजाति में के द्वारा मणिपुर की। फिर आते हैं बहावी आंदोलन जो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। तो इस तरीके से भारत के प्रमुख लोकेशन वाइज दिखा दिया गया है कि इस तरीके से सब जगह आपके धार्मिक और नागरिक विद्रोह होते हैं। फिर आते हैं कृषक विद्रोह में। कृषक विद्रोह के अंतर्गत आता है आपका सबसे पहले किसान आंदोलन जो होता है संयुक्त प्रांत में यानी कि उत्तर प्रदेश में होता है। बिहार में होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। बारदोली सत्याग्रह होता है 1928 में सूरत में। खेड़ा सत्याग्रह होता है गुजरात में 1917-18 में। महाराष्ट्र में होता है विद्रोह दक्कन विद्रोह, फड़के आंदोलन जिसके नेतृत्व करता वासुदेव बलवंत फड़के रहे।
केरल मालाबार में होता है मोपला विद्रोह, ये होता है जो एक 1836 से 34 के बीच 54 के बीच होता है, और 1921 में भी मोपला विद्रोह होता है। फिर बंगाल में होता है आपका पावना विद्रोह, जिसका नेतृत्व ईशान चंद्र राय और शंभू राजपाल करते हैं। नील विद्रोह, जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास द्वारा किया गया। फिर तेगबहागा आंदोलन, जिसका नेतृत्व कंपाराम और भगत सिंह के द्वारा किया गया, भवन सिंह के द्वारा। तो इस तरीके से ये किसान विद्रोह आते हैं। फिर आते हैं हम 1857 की महान क्रांति की ओर। तो 1857 की क्रांति के पीछे क्या कारण था जिसके कारण इतनी बड़ी क्रांति हुई, इसका पहले रीजन जानते हैं। फिर क्या मत है, कौन से इतिहासकार ने 1857 क्रांति के बारे में क्या कहा। फिर इसके बाद ये जानेंगे कि कहाँ पर किसके द्वारा किसका नेतृत्व करता रहे, कहाँ से कौन किस क्रांति में शामिल रहे, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में देखा जाए तो 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए कारतूस बनाए गए और उन्हें राइफल में भरने के लिए पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, और यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। तो प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। इन्हें मुंह से काटना पड़ता था यानी खोलना पड़ता था, इसके कारण ये इनकी धार्मिक जो भावना थी उसको आहत पहुंचा, और इसके कारण यह इसका क्रांति का प्रमुख कारण बने। फिर आते हैं कि 1857 की क्रांति का जो शुभारंभ होता है वह 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत होती है। कब होती है? 10 मई 1857 को। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों का मत है, जैसे कि इतिहासकार आते हैं। इतिहासकार में मत आता है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसके द्वारा कहा गया? बी.डी. सावरकर के द्वारा। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजराइली के द्वारा कहा गया। ये आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सीलिक ने कहा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह जेम्स आउस्ट्रम के द्वारा किया गया। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया। यह धर्मार्थों का ईसाइयों के विरुद्ध मुद्दा था, यह L.E.R. रीच के द्वारा कहा गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख विद्वान रहे जिनके द्वारा ये इतिहासकार रहे जिनके द्वारा ये 1857 की क्रांति के बारे में प्रमुख संदर्भ दिए गए, मतलब कि अपने अपने मत इन लोगों के द्वारा दिए गए। अब आते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कि कहाँ पर किसके नेतृत्व में कौन सा ये कब शामिल हुए। तो जैसे कुल्लू में राणा प्रताप सिंह वीर सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त और निकलसन हडसन वहाँ के जो शासक रहे। फिर आते हैं कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, कॉलिन कैंपबेल उस टाइम पे वायसराय रहा। लखनऊ में उस टाइम पे तो गवर्नर जनरल चल रहे थे ना 1858 में, 1857 में, 1858 के बाद वायसराय आते हैं। तो उस टाइम पे साथ में इसमें वायसराय भी गवर्नर जनरल को भी दे दिया गया है। तो बहादुर शाह जफर वक्त, दिल्ली में निकलसन हडसन थे। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, कॉलिन कैंपबेल थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ब्रिजेश कादर, कॉलिन कैंपबेल के समय में। फैजाबाद आते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला, जनरल रेनॉल्ड रहते हैं। बरेली में खान बहादुर, बिसेंट आयर उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। गोरखपुर में गजाधर सिंह, फतेहपुर में अजीमुल्ला, गंजाम में राधा कृष्ण दंड सेन, मेरठ में कदम सिंह आते हैं। मथुरा में देवी सिंह, कोटा में जयदयाल हरदयाल, झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और जनरल हीरोज आते हैं। मंदसौर में शाहजादा फिरोज शाह रहते हैं और फिर आते हैं यहाँ पर उड़ीसा में आते हैं सुरेंद्र शाही, उजब शाही, और जगदीशपुर यानी कि बिहार के जगदीशपुर में नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह, अमर सिंह और मेजर विलियम टेलर रहते हैं। और असम में कंदपेश्वर और सिंह और मनीराम दत्त रहते हैं। उड़ीसा के गंजाम में आते हैं आपके गंजाम राधा कृष्ण दत्त, ये उत्तर प्रदेश का गंजाम है जहाँ पर राधा कृष्ण दंड सेन आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस 1857 की क्रांति का जो प्रमुख केंद्र था ये उत्तर प्रदेश था, मतलब कि ये बीच वाला क्षेत्र 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था। तो इस तरीके से ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता और उनके समय पर जो गवर्नर जनरल रहे उनके बारे में दिया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट
अब आते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर। यहाँ पर हमारा जो देखा जाए तो 1857 तक का जो 1707 से 1857 तक का जितना भी जो प्रमुख घटनाक्रम रहे उन सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 1858 से लेके आपका 1947 तक जो भी घटनाक्रम रहा उन सब के बारे में फैक्चुअल वाइज, मतलब कि पूरे को फैक्ट के हिसाब से ही कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पहला अंग्रेज विरोधी जो संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था और 1887 में दादा भाई नेहरू ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। इसको आपको सिर्फ सुनते जाना है और कम से कम 2 बार सुन लेना है। आप सुन लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और पहले भी आप पढ़े हुए हैं, क्योंकि इसको सिर्फ रीड ही कर रहे हैं, समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल ही है। तो आपको सीक्वेंस वाइज बस लिसनिंग करते जाना है ताकि ये रहे कि आपको चीज़ें याद रहे। कांग्रेस पर विशेष टिप्पणी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। कांग्रेस पर जो बनी हुई थी 1885 में, तो डफरिन के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा और बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो इस तरीके से कांग्रेस जो बनी हुई थी 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो उस टाइम पे सभी जो समाज सुधारक थे तो उनके द्वारा ये प्रमुख अपने अपने मत दिए गए थे कि इन्होंने इसके बारे में सब कहा था। तो कभी कभी क्या होता है कि इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसका है। एक तरीके से कथन ही होता है कि ये कथन किसका है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। अब आते हैं कि 1887 में दादा भाई नेहरू जी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करते हैं। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोरतापूर्ण होता चला जाता है। नेहरू जी, दत्त और बाचा के द्वारा धन की निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, जिसमें दादा भाई नेहरू जी धन के पलायन का सिद्धांत देते हैं और उसकी व्याख्या उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी होते हैं, जो चुनाव हार गए थे, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नेहरू जी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी में उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव लड़ा था, फिर चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा करता है और जब बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है, तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो जाता है। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसी दिन राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है और स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? यह सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में इसका विचार प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पूना एवं मुंबई में तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। 1906 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तब उसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की जाती है और पहली बार स्वराज की मांग उसमें की जाती है। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसमें किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन में गरम दल यानी उग्रवादी, उदारवादी, नरम दल नामक 2 दलों को विभाजित किया जाता है और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है रास बिहारी बोस करते हैं। तो पूछा जाता है कि किस सम्मेलन के दौरान, मतलब कि किस आंदोलन के दौरान जो गरम दल और नरम दल है इनका विभाजन होता है, या फिर नरम दल और गरम दल जब विभाजन हुआ उस टाइम पर कांग्रेस की अध्यक्षता
किसकी अध्यक्षता में की गई? तो 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर, जिसमें 2 दलों में विभाजन होता है और इसी की अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमर सोंगरा बांग्ला लिखा हुआ है और बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। फिर स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार करने के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना करते हैं। अब आते हैं 1893 के वर्ष के बारे में, जो कि एक परिवर्तन बिंदु के तौर पर है। इस टाइम पर 1893 ईस्वी में ही स्वामी विवेकानंद, जिनका समय 1863 से 1902 ईस्वी का है, उन्होंने अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे हुए थे और उन्हें 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्हें अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया तो तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें तूफानी हिंदू कहा गया। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है, जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो नगर में पहुंचे थे और सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। उस टाइम पर वह वहाँ इन्वॉल्व हुए थे और उन्हें 2 मिनट का टाइम दिया गया था कि आप बोलिए, लेकिन जब बोले वो तो एक तरीके से एक भारत को एक सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई। 1893 में एक और घटनाक्रम होता है कि 14 वर्ष के योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी होती है और लेखमाला लिव लैम्प फॉर ओल्ड का प्रकाशित किया जाना होता है। और 16 नवंबर 1893 को ही एनी बेसेंट भारत आई थी और वे वाराणसी में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा था कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम ही लोगों में से एक हूँ। और 1893 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे पर दक्षिण अफ्रीका गए और क्रांतिकारियों गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है और नासिक के चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की हुई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1893 के वर्ष में यानी ईस्वी में बहुत सारे कार्य होते हैं जो ऑल ओवर वैश्विक स्तर पर भी होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं। तो इनका एक पूरा एक विस्तृत घटनाक्रम एक साथ दे दिया गया है। बंगाल में क्रांतिकारियों का जो पहला संगठन था अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी, इसके संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्र यानी पी मित्रा के नेतृत्व में संभाला हुआ था, जिसका मुख्यालय कलकत्ता था। इसके प्रथम अध्यक्ष कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे, जिसमें प्रमथनाथ इसके अध्यक्ष थे, चितरंजन दास, अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ और सिस्टर निवेदिता इसके कार्यकारिणी के सदस्य थे। और 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में होता है, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून था। और आगे चलकर वारिंद घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति का प्रभावी हो गई और उन्होंने आंदोलन को उग्रता प्रदान की और 1905 में भवानी मंदिर में अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं जब तक कि स्वाधीनता प्राप्त न हो। और 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा। और अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र कानूनगो को पेरिस भेजा और रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसीसी में बम बनाना सीखा हुआ था। बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास ने 1940 में ढाका में की, जिसकी 500 शाखाएं थीं। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति को गैरकानूनी घोषित किया गया और प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया और गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो जाती है, जिसमें चाकी आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। खुदीराम बोस के बारे में जाने कि इनका जन्म जो था 1889 में होता है। ग्राम हबीबपुर मिदनापुर पश्चिम बंगाल में
पकड़ने वाली जो पुलिस थी वह फतेह से, शिव प्रसाद से थे। खुदीराम बोस के मुकदमा के जो जज कर्ण दत्त थे। सरकारी वकील जो थे मानुक विनोद मजूमदार थे। खुदीराम बोस की ओर से जो वकील थे कालिदास बोस थे। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 थी, इन्होंने हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस ने फांसी की तख्ती पर खड़े हुए। तो इस तरीके से खुदीराम बोस के बारे में है, जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस ने क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने युगांतर दल के नेता बारिंद घोष थे। अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में, जो कि 18 मई 1908 को होता है, कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया जाता है और अवैध शस्त्र रखने के कारण इन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सामने पेश किया जाता है और यही मुकदमा जो था वह अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इस केस के जो सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्रनाथ बोस तथा कन्हार लाल दत्त ने गोली मार दी थी। तो इनके संदर्भ में है। फिर आते हैं महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना करते हैं और अभिनव भारत संगठन के सदस्य BN बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए हुए थे। और विनायक दामोदर दास के जो भाड़े भाई थे गणेश सावरकर, इन्होंने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना भी की, जिस कारण से नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दे दिया गया और अभिनव भारत में जैक्सन से बदला लेने के लिए विचार किया और जैक्सन के विदाई समारोह में 31 दिसंबर 1909 को एक रात को एक नाटक खेला जा रहा था और ज्यों ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने उन्हें गोली मार दी और जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक की ओर। तो उनका जन्म जो होता है वह 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में होता है, रत्नागिरी में होता है। 1881 में उनके द्वारा साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी में और दैनिक पत्र दिकेश्री मराठा नामक 2 पत्रों का नवजागरण प्रारंभ होता है। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ करते हैं। बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे कांग्रेसी नेता होते हैं जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल गए, कई बार जेल यात्राएं की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 मास की कारावास हुई, 6 वर्ष की कारावास 1908 में हुई और मांडले जेल में 6 वर्ष इन्हें काटने पड़े। और तिलक को सजा सुनाने वाला जो जज था वह दावर इनका नाम था। अब आते हैं वैलेंटाइन सिरोल जो है। वैलेंटाइन सिरोल की जो पुस्तक है इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया हुआ था। प्लेग के समय जातियों से प्रभावित हुआ पूना के चापीकर बंधु हुए, जिनमें दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रेंडेन एरेस्ट की हत्या कर दी। महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन पराजम्पे के द्वारा किया गया। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्रांतिकारियों का पिता इन्हें कहा जाता था। अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिसमें प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक समाचार एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल के द्वारा निकाला गया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ और नवाब वकार मुल्क इसके अध्यक्ष रहे। और इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय होता है, जिसका मुख्यालय लखनऊ था। और लीग ने 1907 में ईस्वी में कराची में लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ और इसकी अध्यक्षता सैयद इमाम के द्वारा की गई। और इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई और 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार को मान लिया गया और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में
खोली गई और सैयद अमीर अली को स्थापित किया गया था। फिर आते हैं भीकाजी रुस्तम कामा, जो कि भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती थी, जिनके माता पिता फारसी थे और इनके दादा भाई नेहरू जी के निजी सचिव के रूप में ये काम की थी। 1 जुलाई 1919 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जल पायली को गोली मारकर हत्या कर दी और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत काहरी ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन करता है और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में दरबार में निम्न घोषणाएं होती हैं। कौन सा? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषा को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो ये जब 1911 में दिल्ली दरबार होता है तो उस टाइम पे प्रमुख घोषणाएं होती हैं। तो दिल्ली दरबार से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, दिल्ली दरबार कब होता है और यह किसके समयकाल में होता है और कौन उस टाइम पे सम्राट आया हुआ था, यानी कि किसके स्वागत में किया गया था और क्या घोषणाएं हुई। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था और इसी के परिणाम स्वरूप 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज, दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। अब 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गवर्नर पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसका अध्यक्ष सोहन सेन भागना को बनाया जाता है और जो लाला हरदयाल है इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम को कोषाध्यक्ष चुना जाता है। और इसमें 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा था और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। फिर आते हैं कामागाटामारू प्रकरण के बारे में, जो कि एक जापानी जहाज़ था जो बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया हुआ था और यह जलयान में कुल 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पर ही पहुंचा हुआ था। बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचने पर तलाशी हुई, संघर्ष हुआ, 18 यात्री मार दिए गए और 25 यात्री इसमें घायल हो गए। फिर आते 1915 की ओर, जब उस टाइम पर केसरी हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और कांग्रेस के दोनों दल में एकता हो जाती है और इसमें मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना करती है और 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की जाती है। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में स्वशासन की प्राप्ति के लिए पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बपिस्था तथा सचिव NC केलकर बनाए गए और तिलक ने अपने अखबार मराठा, जो कि अंग्रेजी में केसरी है, जो मराठी में प्रकाशित होता था, उसके माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और हजार अरुणडेल को लीग का सचिव बनाया गया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े और होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ में द्वारा किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी स्वशासन प्राप्ति के लिए होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बेफिस्टा बनाए गए और इन्हें इसका प्रचार प्रसार अपने खुद के पत्र मराठा, जो अंग्रेजी में प्रसारित होता था, उसमें किया तथा केसरी, जो मराठा में प्रकाशित होता था, उसमें किया। और एनी बेसेंट के द्वारा जो अडयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना होती है, उसके अध्यक्ष जो थे वह जो सचिव थे वह अरुणडेल को बनाया गया, जॉर्ज अरुणडेल को, और इन्होंने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया, साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ में इसका प्रचार प्रसार किया। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल आंदोलन में
भाग लेने की अनुमति नहीं दी हुई थी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों का सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है, तो ये महात्मा गांधी को कहा जाता है। किस समय पर ये ऐसी घटनाक्रम हुआ? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता जो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह होता है, तो उस टाइम पे ये आता है कि किसके बुलावे पर गांधी जी चंपारण गए हुए थे। तो ये राजकुमार शुक्ल थे, उनके बुलावे पर वह चंपारण गए हुए थे। और 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में चंपारण आंदोलन के सूत्रधार यानी कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हो जाती है। और शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ रहे थे। और इसमें भारत में ये सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। और चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया पद्धति को समाप्त करना पड़ा। और तीन कठिया पद्धति क्या होती थी? इस पद्धति के अंतर्गत तीन कठिया में खेत अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयत किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू किया। तीन तरीकों से था। खेती का अन्य जो तरीका था वह कुरतौले और कुस्की कहलाता था। और तीन कठिया पद्धति में खेती में प्रति बीघा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो ये तीन कठिया पद्धति किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। और यह कैसा सत्याग्रह था? यह भारत का प्रथम सत्याग्रह था। और चंपारण गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। और भारत में कहाँ किया? चंपारण में ये सत्याग्रह का प्रयोग किया। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त कर दिया, यानी कि इनके द्वारा समाप्त कर दी गई। अब आती है मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में। 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा करते हैं, जिसमें 4 बातों का उल्लेख किया जाता है। पहला कि ब्रिटिश भारत का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना। दूसरा, स्वशासन एकदम ना दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। तीसरा, विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। चौथा, प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत की सरकारों द्वारा किया जाना था। तो इसके अंतर्गत ये 4 घोषणाएं की गई। और मॉन्टेग्यू घोषणा को उन भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का ये आधार बने। और उदारवादियों ने, कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन ऊषा काल कहा। अब आते हैं नेक्स्ट 1918 की ओर, जब अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। उस टाइम पे सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन हुआ करती थी। और यही गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। इन्होंने बताया था कि पूंजीवादी मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। और 31 अक्टूबर 1920 को M.N. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार जो भूख हड़ताल की गई थी वह 1918 का जो अहमदाबाद मिल आंदोलन था तब की गई थी। और 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में करनही आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। फिर आते 1919 की ओर, तब होता है 19 मार्च 1919 को रोल एक्ट लागू। तब उस टाइम पे किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरोध में ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। और इस कानून को 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल इसके कानून के विरुद्ध की गई। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा पर जनरल REF डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं। और एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति इसमें मारे गए। उस टाइम पर जो पंजाब का गवर्नर था वह सर माइकल ओ डायर था। इसके द्वारा ही गोलियां चलवाई गई थी। और इस हत्याकांड को हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया हुआ था। और शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और जलियांवाला कांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि जमनालाल बजाज ने
राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि वापस लौटा दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय मिलकर, जिसमें 3 भारतीय सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य होते हैं। और कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, जिसमें अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी होते हैं। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। ये तो इस तरीके से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अब आते हैं हम खिलाफत आंदोलन की ओर। खिलाफत आंदोलन जो था वह भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ खिलाफ समर्थन में किया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है और 23 नवंबर 1919 को हिंदू मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होती है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। और आगे चलकर रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो ये प्रमुख आंदोलन थे, इसकी एक पृष्ठभूमि थी असहयोग आंदोलन को शुरू करने के पीछे। और असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 को नागपुर के अधिवेशन में करती है और इसके प्रस्ताव CR दास के द्वारा रखा जाता है। मोहम्मद अली जो थे वह सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही विदेशी वस्त्र जलाए गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो उनके द्वारा ये कहा गया। और ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में है, जिन्हें पंडित जी के नाम से जाना जाता था, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म भावरा झाबुआ जिला, वर्तमान जो अलीराजपुर मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ हुआ था। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को होता है और शहीद स्थल इनका अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद है। और इनका जो संबंधित संगठन आते हैं नौजवान सभा, कीर्ति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें कि 1922 की ओर। 1922 में ये 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। फिर 1922 में 5 फरवरी 1922 को होती है चोरी चोरा की घटना, जो गोरखपुर जिले में होती है। और इसमें असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाही की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुखित होकर 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है और गांधी जी बारडोली में, उस समय गांधी जी बारडोली में होते हैं। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई जाती है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया जाता है। और 1922 में मेवाड़ भीड़ आंदोलन का जो नेतृत्व था मोतीलाल तेजावत करते थे। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में स्वराज पार्टी की स्थापना की और महात्मा गांधी ने एक बार फिर बेलगांव अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता कांग्रेस की गई। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली में फिर स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 9 मार्च 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर की लखनऊ की ओर जा रही 8 टाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया और इसे काकोरी कांड कहा गया। तो काकोरी कांड कब होता है? 9 मार्च 1925 को, जब एक जो ट्रेन जा रही होती है उस टाइम पर रेल विभाग के खजाने को लूटने के संदर्भ में। ये सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? रामप्रसाद बिस्मिल का था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजन लाहिड़ी, लोहे सिंह, अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई तथा सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास दे दिया गया और मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। और रामप्रसाद बिस्मिल ने यह कहते हुए फांसी पर लटके कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, तो इनके द्वारा ये कहा गया था। अशफाक उल्ला खां ने पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके, तो ये पहले भारतीय मुसलमान थे। स्त्रियों ने अपने स्वयं के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित करती हैं। फिर आता है आपका 1928,
जब होता है साइमन कमीशन, जो 3 फरवरी 1928 को भारत आता है, जिसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1927 में बटलर कमेटी आती है, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और देशी राज्य संबंधों के मध्य संबंधों को सुधारना। फिर 1928 अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आती है, जिन्हें सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी करते हैं। 1928 में 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लालच राजपत राय के घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल कौन थे? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी आती है। फिर आते हैं भगत सिंह, जो कि पंजाब के क्रांतिकारियों ने नेतृत्व कर रहे थे और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक उनकी अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए ये खाली असेंबली में बम फेंका गया था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे, ये अध्यक्षता ये कर रहे थे। अब आते हैं 1929 की ओर। जब लाहौर अधिवेशन होता है तब उस टाइम पर 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया जाता है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है और 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराते हैं और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है और इसी के साथ 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की ये परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने समर्थकों के साथ 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं। 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस से की हुई है। अब आते हैं 4 मार्च 1931 की ओर, जब आते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन होता है पहला 4 मार्च 1931 को, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित हुआ। इस प्रारूप को बनाने के लिए M.N. राय ने नेहरू की मदद की हुई थी और गांधी जी ने इस पैक्ट को स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो ये अगर पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने कब कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, जब महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लेते हैं, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल होता है और गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और बेंस्ती याना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे थे। तो ये SS राजपूताना जो जहाज़ था, इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस जहाज़ से लंदन गए हुए थे, तो SS राजपूताना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? यह 17 नवंबर 1930 ईस्वी में होता है। तृतीय जो होता है वह 17 नवंबर 1932 को होता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने के लिए गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया और 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया और मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना
होती है। और अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम सम्मेलन 1936 को अप्रैल 1936 को लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद एवं महासचिव NG रंगा कर रहे हैं। और इनकी जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने होंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से करते हैं और यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांकत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका को 1942 में इसके संपादक बनते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में होता है। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतार मैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस से जो है वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन कि कब जो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, तो 1939 ईस्वी में जब त्रिपुरी में अधिवेशन होता है तब उस टाइम पर वह कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और वह किसको हराकर, पट्टाभी सीतार मैया को हराकर बनते हैं। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के भीतर एक नई गुट का गठन करते हैं जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है और सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजल नामक सेना भी बनाई हुई थी। 1939 में भारत प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, जिसका गठन 1927 में होता है। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान में सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और गांधी जी 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही जो थे वह बिनावा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। और 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की हुई थी। और पाकिस्तान शब्द किस उसमें आता है कि पाकिस्तान शब्द का नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उनके 3 साथियों ने जनवरी 1933 में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट में अब या फिर कभी नहीं में किया हुआ था पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। 1940 में लॉर्ड लिथुए आते हैं। उस टाइम पर अगस्त घोषणा पत्र के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया जाता है कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। फिर आता है क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में आता है, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टीफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा करते हैं। इस घोषणा के अनुसार या फिर इस मिशन के अनुसार युद्ध के बाद भारत का डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या ना करने को स्वतंत्र होगी और राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और किसी भी प्रकार की भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था, जिसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथियों यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो ये किसको कहा गया था, पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी के द्वारा। इसे क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कहा गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा था और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया था। तो ये किसके द्वारा क्या कहा गया था, ये आपका पूछा जाता है। 1942 में वर्धा में कांग्रेस में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में होती है, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की जाती है। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लेते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होती है। और इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया जाता है। 9 अगस्त 1942 की प्रातःकाल यानी कि ऑपरेशन जीरो आर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में, कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को आगा खां महल में रखा जाता है और जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा जाता है।
जाता है और 10 फरवरी 1943 को गांधी जी जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को होता है और 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा जाता है। और उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात थी और राम मनोहर लोहिया और B.M. बुखाकर ने रेडियो प्रसारण से संबंधित रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया हुआ था। तो विरोध किसके द्वारा किया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया और अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया। इस आंदोलन के दौरान कई समानांतर सरकार बनी, जिनमें प्रमुख थी बलिया की चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार, सतारा की बाई चौहान की सरकार ही प्रमुख थी। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचार्य ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना का जो विचार है सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा रखा गया और आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय जो है वह रास बिहारी बोस को जाता है। और आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया जाता है, परंतु वह असफल होता है। और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस जो थे वह अग्रणी क्रांतिकारी थे और भारत की स्वतंत्रता हेतु उन्होंने विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए 1941 में जर्मनी गए और वहाँ जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्हें द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहाँ से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे एवं भाषण देते थे। और 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का गठित किया जिसे फ्री इंडियन लीजल कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार का गठन करते हैं, जिसका जर्मनी एवं जापान से समर्थन प्राप्त था। और अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। और आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों, जिसमें आता है सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया। और आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। तो इस तरीके से इनके में 3 ब्रिगेड थे। ये लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के बारे में पूछा जा चुका है कि आज सुभाष चंद्र बोस में महिलाओं की ब्रिगेड का नाम क्या था, तो ये लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। तो इस तरीके के ही इनसे बीच में से क्वेश्चन आते हैं। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए और नेताजी ने इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शहीदी दिवस मनाया गया और टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना तक अभी तक कोई प्रमाणित नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में इनका जन्म होता है। और आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी P.K. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया, जिसमें वायसराय ने इनकी सजा माफ़ कर दी। और आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्री, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई जो नेतृत्व करता थे, K.N. काटजू ने पैरवी की। और कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली ने यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें 52 से सैनिकों ने भाग लिया और इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों के बराबरी की व्यवहार किया जाए। तो ये नौसैनिक जो विद्रोह था वह होता है 20 फरवरी 1946 को। तो उस टाइम पे इनकी प्रमुख मांग थी। और फिर आता है शाही नौसेना जो विद्रोह था। इस विद्रोह में रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोह शुरुआत 18 फरवरी को होती है, जब बम्बई में HMIS तलवार ने 1100 नाविकों में नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविक में भी हड़ताल कर दी। कराची में दमनपूर्ण आत्मसमर्पण कराया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए। इनके प्रदर्शन के अंतर्गत 3 झंडे
साथ चलते थे। कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा रहता था। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने आत्मसमर्पण की सलाह दी और 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। और नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फरेड रहे थे और नौसेना विद्रोह भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। अब आता है कैबिनेट मिशन 1946 में कि प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना की एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं को भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है, जिसमें शिष्टमंडल के सदस्य में अध्यक्ष स्टीफोर्ड क्रिप्स होते हैं। इसके भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री रहते हैं। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया और कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के 214 स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त कर लिए गए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त कर लिए और कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों के लिए समर्थन प्राप्त था। अब आते हैं मुस्लिम लीग की ओर, जो कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाता है और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणामस्वरूप बंगाल, बिहार, पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित होती है और जिसकी कांग्रेस कार्य समिति को 3 जून 1947 ईस्वी को बैठक में स्वीकार कर लिया जाता है। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन में माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया और इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू, पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति में देश का विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका और 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया और वोट तटस्थ रहे। प्रस्ताव का जो विरोध करने वाले सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे और मुस्लिम लीग ने कौंसिल की बैठक में माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई और लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया और लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया जाता है और 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के इसे हाउस ऑफ कॉमन और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा पास कर दिया जाता है। 18 जुलाई 1947 को उस दिन पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर होते हैं और देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाता है। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होती है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जो थे जॉर्ज सिस्टम थे और यह भारत के अंतरिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन के प्रथम प्रधान भी थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को होता है और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई और 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणेंद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की हुई थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक और तथा अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये महात्मा गांधी ने कहा और महात्मा गांधी के हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते हैं, जिसमें हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन अंग्रेजी में पुणे में 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित होता है। गांधी जी द्वारा गाए जाने वाले भजन वैष्णव जंतु तेने कहिए के रचयिता नरसिंह मेहता हैं। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप के द्वारा किया गया।
दीनबंधु मित्र जो नाटक था, नील दर्पण में नील की खेती करते वाले अत्याचार का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन नजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की है। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास के द्वारा की जाती है और ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार की। देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री था। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। ये आपके कुछ फैक्चुअल बेसिस पे है, तो इसको डायरेक्ट ही बताते जाते हैं, तो आपको बस सुन लेना है। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा खाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया और शहीद आजम नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश J.C. हिल्टन थे। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने और एक अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा कौन सी उपाधि दी गई, तो उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनके अंतर्गत ये उपाधि दी गई। सरदार पटेल की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी को प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर कहा हुआ था। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु M.G. राणाडी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चितरंजन दास। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक बिबिलियन डेरोजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। भारत के प्रथम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को गोलोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। ईओ हुम हर्मिट ऑफ शिमला को कहा जाता है। ईओ हुम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरुआत की। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय एक जो रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक दिवस के रूप में त्यागपत्र दिया और इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ अ पोस्टेटिक चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित थी? अंडमान में स्थित थी। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की हुई थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में होता है और उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया, जिसमें महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। तो इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, भारतीय ब्रह्म समाज की, साधारण ब्रह्म समाज की। तो ये प्रमुख समाज सुधारक थे जिनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। और राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में भारतीय अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में
हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापित किया। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की और ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। और राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि 1820 से 1891 का समय काल है, एवं कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था और इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। ये मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 में दयानंद ने साहित्यार्थ प्रकार की रचना की, जो मूल था हिंदी भाषा में लिखी गई। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण का सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद था। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका में शिकागो नगर आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। और स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तिकाएं भी लिखी हुई थी। स्वामी विवेकानंद की भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में मिलता है। और कन्याकुमारी की जो रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। और यहीं पर अभी जब इलेक्शन हुआ था उसके टाइम पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ पर ध्यान साधना में किया गया था। तो ये रॉक मेमोरियल जो है काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद राणा ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1895 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता है। 1861 में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सतरंग की स्थापना की। और शिवनारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। पंजाब के मिर्जा गुलाब अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने अपना आपको पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत की शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा व आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। और इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैंक थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो मॉडर्न इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है वो पूरा ख़त्म होता है। यहाँ पर पूरा जो आपका मॉडर्न इंडिया है वो फिनिश होता है। इसका पहले के जो आपका एंशिएंट मेडाइवल, इसी के साथ ही आपका मॉडर्न इंडिया भी फिनिश होता है। शाम को आपको दे दिया जाएगा आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसी के साथ ही आपका जीएस का जितना सेगमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले के सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इसको देखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।